हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम सैमुअल टेलर कोलरिज की बहुत ही फेमस पोएम फ्रॉस्ट एट मिडनाइट को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं। इस पोएम में कोलरिज ने हमें बताया है कि रात का समय है, आधी रात हो चुकी है और सभी लोग सो गए हैं और उनके पास उनका एक बेबी सोया हुआ है, जिसको देखकर सैमुअल टेलर कोलरिज के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं और वो सोचते हैं और कहते हैं कि जैसे उनका जीवन एक शहर में बीता था और वो नेचर में अपना जीवन स्पेंड नहीं कर पाए, ऐसा उनके बेटे के साथ नहीं होना चाहिए। वो चाहते हैं कि उनके बेटे का जो बचपन है, उनकी लाइफ है उनके बेटे की, वो नेचर के बीचों बीच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ही लाइफ अच्छी होती है, ऐसा वो कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर पोएम को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रॉस्ट एट मिडनाइट को लिखा गया था फरवरी 1798 में और ये एक कॉन्वर्जेशन पोएम है जहाँ पर कोलरिज कॉन्वर्स कर रहे हैं, यानी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उनका बेटा सोया हुआ है, लेकिन वो अपने आप से और अपने बेटे से वो बात कर रहे हैं। द पोएम डिस्कसेस कोलरिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन अ नेगेटिव मैनर। इस पोएम में कोलरिज के बचपन के दिनों की बात की गई है एक नेगेटिव तरीके से, यानी उनका जो बचपन था उनके हिसाब से वो ठीक नहीं था। एंड एम्फेसाइजेस द नीड टू बी रेज्ड इन द कंट्री साइड। तो कोलरिज जो है अपने पोएम के द्वारा इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं कि गांव में, कंट्री साइड यानी कि गांव में नेचर के बीच ही जो ज़िंदगी स्पेंड होती है वही बेस्ट तरह की लाइफ होती है। द पोएम एक्सप्रेसेस होप दैट कोलरिज सन हार्टली वुड बी एबल टू एक्सपीरियंस अ चाइल्डहुड दैट हिज फादर कुड नॉट एंड बिकम अ ट्रू चाइल्ड ऑफ नेचर। तो इस पोएम में एक आशा दिखाई गई है, होप दिखाया गया है कि कोलरिज का जो बेटा है हार्टली, वो अपने चाइल्डहुड को, बचपन को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएगा, एक्सपीरियंस कर पाएगा, क्योंकि उसके पापा, उसके फादर तो एक अच्छा बचपन नहीं बिता पाए थे। तो इसीलिए कोलरिज ऐसा कह रहे हैं कि उनका जो बेटा है वो चाइल्ड ऑफ नेचर बन जाए, यानी उसकी जो लाइफ है नेचर में बीते, तभी उसकी लाइफ बेस्ट हो पाएगी। तो अब चलिए हम लोग इस पोएम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पोएम में और क्या बताया गया है। तो अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं द फ्रॉस्ट परफॉर्म्स इट्स सीक्रेट मिनिस्ट्री। तो जो फ्रॉस्ट है यानी बर्फ़ है, वो हर जगह जम गई है क्योंकि बहुत ही ठंड का मौसम है, इसलिए वो अपना सीक्रेट काम कर रही है। सीक्रेट मिनिस्ट्री का मतलब है, मिनिस्ट्री का मतलब होता है सर्विस या वर्क। तो जो फ्रॉस्ट है वो अपना सीक्रेटली काम कर रही है, हर चीज़ पर बर्फ़ जमाने का काम चल रहा है। तो यहाँ पर फ्रॉस्ट को एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है और बताया गया है कि वो कुछ काम कर रही है, तो एक ही ह्यूमन क्वालिटी है और इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। तो पोएट कहते हैं द फ्रॉस्ट परफॉर्म्स इट्स सीक्रेट मिनिस्ट्री अनहेल्प्ड बाय एनी विंड। अनहेल्प्ड यानी हेल्प ना करना, तो फ्रॉस्ट की कोई भी मदद नहीं कर रही है विंड। द आउलेट्स क्राई केम लाउड एंड हार्क अगेन। और जो आउलेट है यानी आउल का जो बच्चा है वो जोर जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि रात का समय है इसीलिए उल्लू बोलते हैं रात में। तो वो कहते हैं कि ज़रा सुनो, रुको और सुनो। केम लाउड एंड हार्क अगेन लाउड एज बिफोर। तो वो कहते हैं कि जो आउलेट है वो चिल्ला रहा है, ज़रा सुनो। फिर से उसने चिल्लाया है, लाउड एज बिफोर, जैसा पहले चिल्लाया था उससे भी ज़्यादा वो चिल्ला रहा है। द इनमेट्स ऑफ माई कॉटेज ऑल एट रेस्ट। तो वो कहते हैं कि उनके घर के जो सभी लोग हैं वो सोए हुए हैं, सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं। हैव लेफ्ट मी टू दैट सॉलिट्यूड। और सभी लोगों ने कोलरिज को अकेला छोड़ दिया है ताकि कोलरिज शांति से अब सोच सके। सॉलिट्यूड का मतलब होता है शांति, हार्क का मतलब होता है लिसन, सुनना। तो वो कहते हैं हैव लेफ्ट मी टू दैट सॉलिट्यूड विद सूट्स एब्स्ट्रूसर म्यूजिंग्स। एब्स्ट्रूसर का मतलब होता है डिफ़िकल्ट और म्यूजिंग्स का मतलब होता है थॉट्स, ख्याल या सोचना, टू थिंक। तो वो कहते हैं कि अब मैं क्योंकि अकेला पड़ गया हूँ शांति में, और इसलिए मैं कुछ मेडिटेशंस कर सकता हूँ, यानी कि डिफ़िकल्ट चीज़ों के बारे में सोच सकता हूँ।
सेव दैट एट माई साइड माई क्रैडल्ड इन्फेंट स्लम्बर्स पीसफुली। तो वो कहते हैं कि अब मेरे पास कोई भी नहीं बचा है, सभी लोग आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, सिर्फ मेरा जो इन्फेंट है, इन्फेंट यानी 1 साल से कम उम्र का बच्चा यानी एक बेबी, तो जो उनका जो बेबी है वो क्रैडल में यानी कि झूले में सो रहा है, पीसफुली शांति से स्लम्बर कर रहा है, स्लम्बर करना यानी सोना। इट इज़ काम इंडीड। तो वो पोएट कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शांति है, सो काम दैट इट डिस्टर्ब्स एंड वेक्सेस मेडिटेशन विद इट्स स्ट्रेंज एंड एक्सट्रीम साइलेंटनेस। तो वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा शांति है कि वो जो मेडिटेशन कर रहे हैं अपना, यानी वो जो सोच रहे हैं, थिंकिंग का जो उनका प्रोसेस चालू है, वो थिंकिंग का प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो रहा है और कठिनाई महसूस हो रही है उनको। वैक्स का मतलब होता है डिफ़िकल्ट हो जाना, यानी उनका जो सोचने का प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट हो गया है क्योंकि इतनी ज़्यादा शांति है, बहुत ही स्ट्रेंज और एक्सट्रीम साइलेंटनेस है, बहुत ज़्यादा शांति है वहाँ पर। फिर वो कहते हैं सी हिल एंड वुड दिस पॉपुलस विलेज। तो अब जो पोएट हैं वो उस गांव के बारे में बात करते हैं कि कैसे उस गांव में इतने सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर एक समुद्र है, पहाड़ है और फॉरेस्ट है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है इस समय पर आधी रात को शांत हो चुकी हैं, पूरा गांव जो है वो शांत पड़ चुका है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं सी हिल एंड वुड, इसे रिपीट किया गया है सेंटेंस के एंड में 2 बार। तो ये एक तरह का रेपिटेशन है, जहाँ पर वर्ड्स को रिपीट किया जाता है एंड में। तो इस तरह के रेपिटेशन को हम लोग एपिस्ट्रोफे कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच एपिस्ट्रोफे है ये। तो अब पोएट कहते हैं विथ ऑल द नंबरलेस गोइंग्स ऑन ऑफ लाइफ। तो इतनी सारी चीज़ें जो होती रहती हैं इस गांव में, समुद्र में, पहाड़ में, फॉरेस्ट में, लेकिन ये सब जो है वो अब शांत हो चुका है। इन ऑडिबल एज ड्रीम्स, तो इनकी जो चहल पहल है वो एकदम बंद पड़ चुकी है और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, इनऑडिबल हो चुका है। वैसे ही जैसे ड्रीम्स, सपने होते हैं, सपनों की जैसे कोई आवाज़ नहीं होती, उसी तरीके से इस गांव की और उसके आसपास के समुद्र, पहाड़ और फॉरेस्ट की कोई भी आवाज़ नहीं है। द थिन ब्लू फ्लेम लाइज ऑन माई लो बर्न्ड फायर एंड क्विवर्स नॉट। तो वो कह रहे हैं कि उनके पास क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी है, इसलिए एक फायर प्लेस है जहाँ पर आग जल रही है, और जहाँ आग जल रही है, आग की बस एक पतली सी लौ बाकी है, एक ब्लू कलर की फ्लेम जली हुई है, बाकी आग भी बुझ गई है। लाइज ऑन माई लो बर्न्ड फायर, तो जो आग है, फायर है, वो ऑलमोस्ट पूरी बुझ चुकी है, बस एक सिंगल लौ जल रही है, एक सिंगल फ्लेम जल रही है। एंड क्विवर्स नॉट, और वो भी शांत है, वो भी हिल नहीं रही। ओनली दैट फिल्म विच फ्लटर्ड ऑन द ग्रेट। तो ग्रेट का मतलब होता है मेटल फ्रेम। तो जो फायर प्लेस है उसमें एक मेटल की एक फ्रेम है जिस पर लकड़ियाँ रखी जाती है, कोयला रखा जाता है, ऐसे मेटल फ्रेम को ग्रेट कहते हैं। तो कोयला या लकड़ियाँ जलने की वजह से वो जो राख उत्पन्न हो रही है, जो राख निकल रही है, वो यहाँ वहाँ चिपक जाती है। तो ग्रेट पर, उस मेटल के फ्रेम पर जो राख है वो चिपक गई है। तो वो कहते हैं कि सिर्फ जो वो जो फिल्म है यानी जो राख है, सिर्फ जो ऐश है यानी राख, सिर्फ वही फ्लटर कर रही है। स्टिल फ्लटर्स देयर द सोल अनक्वाइट थिंग। तो इतने पूरे माहौल में जहाँ पर सब कुछ शांत है, वो जो लौ जल रही है वो भी शांत है, लेकिन वो जो जलने की वजह से, कंटिन्यूसली जलने की वजह से जो राख, ऐश क्रिएट हो रहा है, सिर्फ वो ऐश ही यहाँ वहाँ हिल रही है और जो मेटल पर चिपक गई है। मी थिंक्स इट्स मोशन इन दिस हश ऑफ नेचर गिव्स इट डिम सिंपथीज विथ मी हु लिव। तो पोएट को लग रहा है, मी थिंक्स मतलब उसे लग रहा है कि इसका जो मोशन है, उस राख का जो मोशन है, वो जो यहाँ वहाँ हिल रही है, लगता है वो पोएट के साथ सिंपथाइज कर रही है, उसे सिंपैथी दे रही है वो राख, क्योंकि सभी लोग सोए हुए हैं, बस पोएट जग रहा है और उसके साथ साथ वो जो राख है शायद वो भी जग रही है, इसीलिए वो हिल डुल रही है और वो पोएट के साथ सिंपैथाइज कर रही है क्योंकि पोएट जगा हुआ है। तो अब पोएट कहते हैं मेकिंग इट अ कंपेनिएबल फॉर्म। तो वो जो सूट है यानी जो राख है, ऐश है, वो उसका कंपेनियन बन गई है, यानी सिर्फ पोएट जगा हुआ है और उसके साथ साथ
वो जो फिल्म है यानी सूट है वो उसकी कंपेनियन बन गई, उसकी साथिन बन गई है। हुज पूनी फ्लैप्स एंड फ्रीक्स द आइडलिंग स्पिरिट। तो अब पोएट कह रहे हैं कि फ्लैप्स और फ्रीक्स का मतलब होता है मूवमेंट्स, और पुनी यानी वीक, यानी वो जो फिल्म है उसके जो वीक मूवमेंट्स हैं उससे जो स्पिरिट है पोएट की उस पर असर हो रहा है, क्योंकि जो स्पिरिट है वो उसके खुद के मूड्स हैं और अपने मूड के हिसाब से उसकी जो आत्मा है, स्पिरिट है पोएट की, वो हर चीज़ को इंटरप्रेट करती है। एको और मिरर सीकिंग ऑफ इटसेल्फ एंड मेक्स अ टॉय ऑफ थॉट। और उसकी जो आत्मा है वो उसके ख्यालों को एक खिलौना बना लेती है। उसके थॉट्स जो हैं पोएट के वो उसकी आत्मा के लिए, स्पिरिट के लिए टॉयज़ की तरह हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो रिपीट हो रहा है फ्लैप्स और फ्रीक्स में, और इसलिए ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिट्रेशन। अब देखिए आगे क्या बताया गया है। यहाँ पर हमारा सेकेंड स्टैंजा शुरू होता है। बट ओ हाउ ऑफ्ट एट स्कूल विथ मोस्ट बिलीविंग माइंड। तो अब पोएट कहते हैं कि जब वो स्कूल में थे तो उनका जो माइंड है, उनका जो मन है वो एक चीज़ को मानता था। प्रिसेजफुल हैव आई गेज्ड अपॉन द बार्स। तो बार्स यहाँ पे वो उसी मेटल के ग्रेट को कह रहे हैं, उसी मेटल के स्टैंड को कह रहे हैं जो फायर प्लेस में रखा हुआ था। तो वो कहते हैं कि बहुत बार वो फायर प्लेस में देखा करते थे उस मेटल के स्टैंड को, और तब वो प्रिसेजफुल थे। जब वो उसे देखते थे तो वो प्रिसेजफुल हो जाते थे, यानी इंट्यूटिव हो जाते थे। उनका जो इंट्यूशन था वो जाग जाता था, अंतरात्मा उनकी जाग जाती थी। टू वॉच दैट फ्लटरिंग स्ट्रेंजर। और उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि वो जो राख है, जो आग जलने के बाद जो राख बच रही थी, सूट है, वो एक स्ट्रेंजर के समान है। एंड एज ऑफ्ट विथ अनक्लोज लिड्स ऑलरेडी हैड आई ड्रेम्ड ऑफ माई स्वीट बर्थ प्लेस। और जब वो उस राख को और फायर प्लेस को देखा करते थे तो उन्हें अपने घर की याद आ जाती थी, क्योंकि शायद वो अपने घर से दूर किसी स्कूल में पढ़ा कर रहे थे, इसीलिए उन्हें अपने घर की याद आ जाती थी, बर्थ प्लेस यानी जहाँ वो पैदा हुए थे, एंड द ओल्ड चर्च टावर। और उन्हें उस पुराने चर्च और चर्च के टावर की याद आ जाती थी जहाँ पे बेल बजा करती थी। whose bells the poor man's only music rang from morn to evening all the hot fair day। तो उस चर्च में घंटियाँ बजा करती थी, और वो जो घंटियाँ थी वो गरीबों के लिए म्यूज़िक था, क्योंकि गरीब आदमी कहीं और तो जा नहीं सकते थे म्यूज़िक सुनने के लिए, इसीलिए गरीब आदमी उन बेल्स को सुनकर ही खुश हो जाया करते थे। तो बेल्स का संगीत गरीबों का म्यूज़िक था। रैंग फ्रॉम मॉर्न टू इवनिंग। और वो जो घंटियाँ थी वो सुबह से लेकर शाम तक बजती थी। ऑल द हॉट फेयर डे। और जिस दिन मेले का दिन होता था, फेयर होता था, तभी भी वो बजती थी सुबह से शाम तक। सो स्वीटली दैट दे स्टर्ड एंड हॉन्टेड मी विद अ वाइल्ड प्लेजर। और इतना स्वीटली वो घंटियाँ बजती थी कि वो आज भी उनकी आवाज़ हॉन्ट कर रही है पोएट को, यानी आज भी उसके कानों में वो आवाज़ गूंज रही है, उसे प्लेजर दे रही है, उसे खुशी दे रही है। फॉलिंग ऑन माइन ईयर मोस्ट लाइक आर्टिकुलेट साउंड ऑफ थिंग्स टू कम। तो उसके मन में जब भी उन घंटियों की बात आती है, जैसे ही वो फिर से याद करता है उन घंटियों को, तो वो उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो फ्यूचर की चीज़ों को याद कर रहा, फ्यूचर की चीज़ों के बारे में बात कर रहा हो। सो गेज्ड आई टिल द सूदिंग थिंग्स आई ड्रेम्ड लल्ड मी टू स्लीप। तो वो तब तक उस फायर प्लेस को देखता रहता था जब तक कि उसे नींद नहीं आ जाती थी। उन चीज़ों के बारे में भी वो सोचता रहता था, उन सारी सूदिंग अच्छी चीज़ों के बारे में वो सोचता रहता था, डे ड्रीमिंग करता रहता था, जब तक उसे नींद नहीं आ जाती थी। और नींद में फिर से वो सपने देखने लगता था। एंड स्लीप प्रोलॉन्ग माई ड्रीम्स। तो जो नींद थी वो उसके ड्रीम्स को और ज़्यादा लंबा कर देती थी। एंड सो आई ब्रूडेड ऑल द फॉलोइंग मॉर्न। तो पोएट कहते हैं कि इस तरीके से वो पूरी सुबह जो है वो सोचते रहते थे, डे ड्रीमिंग करते रहते थे, ब्रूड करते रहते थे। ऑड बाय द स्टर्न प्रिसेप्टर्स फेस। प्रिसेप्टर का मतलब होता है टीचर। तो उनके टीचर के चेहरे को देखकर वो थोड़े डरे सहमे रहते थे। माइंड आई फिक्स्ड विथ मॉक स्टडी ऑन माई स्विमिंग बुक। और उनकी जो आंखें हैं वो बस उनकी बुक को देखती रहती थी, और वो मॉक स्टडी यानी कि पढ़ने का नाटक किया करते थे
और उनकी आंखों के सामने जो सारे अक्षर हैं वो स्विम कर रहे होते थे, यानी यहाँ वहाँ जा रहे होते थे। इसलिए क्योंकि उनका दिमाग जो था वो पढ़ाई में तो था ही नहीं, किताब में था ही नहीं। उनका जो माइंड था वो बस अपनी पुरानी यादों में डूबा हुआ था और पुरानी चीज़ों को सोच रहा था। सेव इफ द डोर हाफ ओपन्ड एंड आई स्नैच्ड अ हैस्टी ग्लैंस। तभी अगर दरवाज़ा थोड़ा सा भी खुलता था तो जो पोएट हैं वो जल्दी से ग्लैंस कर लेते थे, यानी जल्दी से देख लेते थे कि दरवाजे से कोई आ तो नहीं रहा है। एंड स्टिल माई हार्ट लीप्ड अप। तो उनका जो हार्ट है वो अचानक से एक्साइट हो जाता था, उछलने लगता था। फॉर स्टिल आई होप टू सी द स्ट्रेंजर्स फेस, टाउन्समैन और आंट और सिस्टर मोर बिलव्ड। इसीलिए क्योंकि उन्हें ये आशा थी कि क्या पता उनके शहर का कोई आदमी, कोई स्ट्रेंजर आया हो, टाउन्समैन यानी उनके शहर का कोई आदमी, उनकी आंटी या उनकी कोई बहन आ गई हो। तो वो कहते हैं माई प्ले मेट वेन वी बोथ वेर क्लोथ्ड अलाइक। तो वो सोचते हैं कि क्या पता उनके शहर का कोई आ गया हो जहाँ वो रहा करते थे, कोई उनसे स्कूल में मिलने आया हो, शायद कोई प्ले मेट उनका, यानी जो उनके साथ खेला करता था या खेला करती थी, और वो लोग एक जैसे कपड़े पहना करते थे खेल खेल में, क्या पता वो उनसे मिलने आ गई हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें समझ में आता है कि पोएट कितना ज़्यादा डेस्परेट था किसी से मिलने के लिए, और उसे अपने घर की कितनी ज़्यादा याद आती है। अब यहाँ पे अगला स्टैंजा शुरू होता है, डियर बेब दैट स्लीपेस्ट क्रैडल्ड बाय माई साइड। तो यहाँ पे अब जो पोएट हैं वो डायरेक्टली अपनी बेबी से बात कर रहे हैं, जबकि जो बेबी है वो सोया हुआ है झूले में। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है वो है एपोस्ट्रोफे, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति से बात की जा रही है जो कि डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है। उनका जो बेबी है वो सोया हुआ था, फिर भी वो उससे बात कर रहे हैं, इसलिए ये एपोस्ट्रोफे है। Whose gentle breathings heard in this deep calm fill up the interspersed vacancies and momentary pauses of the thought। तो पोएट कहते हैं कि जो बेबी की ब्रीदिंग्स है, जो वो सांस ले रहा है, वो इस शांति में सुनाई दे रहे हैं। उसकी सांस लेने की जो आवाज़ है, ब्रीदिंग है, वो सुनाई दे रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा शांति है। और वो जो ख्याल सोच रहे हैं, पोएट जो सोच रहे हैं, जब भी बीच बीच में रुक रहे हैं, वैकेंसीज यानी खालीपन, इंटरस्पर्स यानी बीच बीच में, जहाँ जहाँ पे भी गैप है, उन वैकेंसीज में जहाँ जब वो सोच रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी गैप है, यानी जब वो रुक जाते हैं सोचते सोचते, उन खाली जगहों को बेबी की ब्रीदिंग की आवाज़ भर रही है। मोमेंट्री पॉजेज यानी कि मोमेंट के लिए रुक जाना, एक मोमेंट के लिए रुक जाना। तो जब वो सोचते सोचते रुक जाते हैं, तब उन पॉजेज में, उन वैकेंसीज में उनके बच्चे की ब्रीदिंग की आवाज़ सुनाई दे जाती है, और उनके बच्चे की ब्रीदिंग वहाँ पर फिल करती है उस वैकेंसी को, उस जगह, खाली जगह को भरती है। माई बेब सो ब्यूटीफुल। तो अब वो फिर से अपने बच्चे को एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी जो बेबी है, मेरा जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। इट थ्रिल्स माई हार्ट विथ टेंडर ग्लैडनेस दस टू लुक एट दी। तो वो कहते हैं कि तुम्हें देखकर ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, मेरा जो हार्ट है उसमें खुशी भर जाती है जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। एंड थिंक दैट दो शैल लर्न फार फ्रॉम लोर। और मैं सोचता हूँ कि तुम जो है, जो मैंने सीखा था उससे कहीं अधिक बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। लोर का मतलब होता है बिलीव्स या नॉलेज, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो थ का साउंड है, थिंक दैट दो, ये रिपीट किया गया है और इसलिए एलिट्रेशन है। एंड इन फार अदर सीन्स। तो पोएट कहते हैं कि तुम अलग अलग माहौल में बहुत कुछ सीखोगे। फॉर आई वॉज रियर्ड इन द ग्रेट सिटी पेंट अमिड क्लोइस्टर्स डिम। क्योंकि मुझे तो पाला गया था, रियर करना यानी पाला जाना, ग्रेट सिटी यानी शहर में, पेंट अमिड क्लोइस्टर्स डिम, क्लोइस्टर का मतलब होता है पैसेजेस में, अंधेरे शहर के पैसेजेस में, अमिड का मतलब होता है बीच में। तो ऐसे अंधेरे घरों में, अंधेरे शहरों में मैं पला बड़ा हूँ जहाँ पे मैंने बहुत कुछ नहीं देखा। एंड सो नॉट लवली बट द स्काई एंड स्टार्स। ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है नॉट, जिसका मतलब होता है NOT नॉट। तो वो कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं देखा सिवाय आसमान और तारों के, लेकिन आई होप तुम बहुत कुछ देख पाओगे। बट दो माई बेब शैल वॉन्डर लाइक अ ब्रीज। तो वो कहते हैं लेकिन तुम, मेरी बेबी, एक हवा के झोंके की तरह घूमोगे यहाँ से वहाँ,
बाय लेक्स, और लेक्स के किनारे जाओगे, सैंडी शोर्स यानी कि सैंड के पास जाओगे, बीनीथ द क्रैग्स, क्रैग्स का मतलब होता है चट्टान, तो पहाड़ की जो चट्टानें हैं उनके पास जाओगे, ऑफ एंशिएंट माउंटेन एंड बीनीथ द क्लाउड्स, तो पुराने पहाड़ों के पास जाओगे, बादलों के नीचे जाओगे, विच इमेज इन दर बल्क बोथ लेक्स एंड शोर्स एंड माउंटेन क्रैग्स, सो शैल दो सी, तो तुम जो है इन सारे नेचर की चीज़ों के पास जाओगे, सो शैल दो सी एंड हियर द लवली शेप्स एंड साउंड्स इंटेलिजिबल ऑफ दैट एटर्नल लैंग्वेज विच द गॉड अटर्स, और तुम उस लैंग्वेज को भी सुन पाओगे, उन सुंदर शेप्स और साउंड्स को सुन पाओगे, उस लैंग्वेज को, एटर्नल लैंग्वेज को सुन पाओगे जो भगवान कहते हैं। अटरिंग का मतलब होता है बोलना, तो जो भगवान जिन शब्दों को कहते हैं, बोलते हैं जिस लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज को तुम सुन पाओगे क्योंकि तुम नेचर के बीच रहोगे, ऐसा वो कह रहे हैं। हु फ्रॉम एटर्निटी डॉथ टीच हिमसेल्फ इन ऑल एंड ऑल थिंग्स इन हिमसेल्फ, तो भगवान ही हमें सिखाते हैं कि कैसे हर चीज़ उनसे निकली है और हर चीज़ उन्हीं को जाएगी, और तुम इस सच्चाई को जान पाओगे। ग्रेट यूनिवर्सल टीचर, तो भगवान जो हैं वो ग्रेट यूनिवर्सल टीचर हैं, पूरे यूनिवर्स के वो टीचर हैं। ही शैल मोल्ड दाई स्पिरिट एंड बाय गिविंग मेक इट आस्क, तो वो कहते हैं कि भगवान ही तुम्हारी आत्मा को सुंदर बना देंगे और तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। Therefore all season shall be sweet to thee, तो पोएट कहते हैं कि इतना सब सीखने के बाद तुम्हारे लिए सारे सीजन्स ही स्वीट होंगे, तुम्हें सारे सीजन्स पसंद आएंगे। वेदर द समर क्लोथ द जनरल अर्थ, फिर चाहे समर का सीज़न आए और अर्थ को कपड़े पहना दे, क्लोथ कर दे, यानी अपनी गर्माहट से अर्थ को भर दे। विथ ग्रीननेस, तो समर आएगी और अपनी ग्रीननेस से यानी हरियाली से अर्थ को भर देगी। और द रेड ब्रेस्ट सिट एंड सिंग, ये और रेड ब्रेस्ट एक चिड़िया का नाम है, वो चिड़िया आएगी और बैठकर गाना गाएगी। बिटविक्स्ट ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है बिटवीन द टफ्ट्स ऑफ स्नो, तो स्नो के गुच्छे, टफ्ट्स यानी कि इकट्ठा जहाँ पर स्नो रखी हो, ऐसे बहुत सारे गुच्छे होंगे स्नो के। ऑन द बेयर ब्रांच ऑफ मॉसी एप्पल ट्री, सेब के पेड़ होंगे जिस पर मॉस लगा होगा, और ऐसे एप्पल ट्रीज़ पर जो चिड़िया है वो बैठकर गाना गाएगी और उन एप्पल के ट्रीज़ पर स्नो भी होगी। वाइल द नाइट हैच स्मोक्स इन द सन थॉ, तो वो बता रहा है पोएट कि कैसे जो थैच है यानी कि रूफ है कॉटेजेस की, यानी छोटे छोटे जो घर हैं गांव के, उनकी जो थैचेस हैं, नाइट थैच यानी कि जो रूफ्स हैं, उनमें से धुआं निकलेगा इन द सन थॉ, और जो सन है वो थॉइंग करेगा यानी कि मेल्ट कर देगा आइस को। तो हम देख सकते हैं कि पहले पोएट ने समर की बात की, फिर स्नो यानी विंटर की बात की, और फिर वो बता रहे हैं कि कैसे विंटर भी ख़त्म हो जाएगी और बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगी और जो है बारिश का सीज़न आ जाएगा। तो वो कहते हैं वेदर द ईव ड्रॉप्स फॉल, तो हो सकता है कि फिर बारिश होने लगेगी। ईव ड्रॉप्स यानी बारिश। हर्ड ओनली इन द ट्रांसेस ऑफ द ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब होता है एक झोंका हवा का, तो जब वो बारिश की बूंदें गिरेंगी वो तभी सुनाई देंगी जब जो हवा का झोंका है वो शांत पड़ जाएगा, एक ट्रांस में चला जाएगा। तो पोएट कहते हैं कि जो बारिश की बूंदें हैं वो ऊपर से गिरेंगी और हवा के शांत होने पर सुनाई देंगी। और द सीक्रेट मिनिस्ट्री ऑफ फ्रॉस्ट शैल हैंग देम अप इन साइलेंट आइसिकल्स क्वाइटली शाइनिंग टू द क्वाइट मून, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो फ्रॉस्ट है यानी जो बर्फ़ है वो उन बारिश की बूंदों को हैंग कर दे आइसिकल्स के तौर पे, यानी कि बारिश की बूंदों को जमा दे और वो बारिश की बूंदें हो सकता है आइसिकल्स बन जाए यानी छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े बन जाए और कहीं पर लटक जाए, हैंग हो जाए, और फिर जब चंद्रमा बाहर आएगा तो चंद्रमा की रोशनी में वो सारे जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो शाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पोएट का जो बेटा है हार्टली वो एक्सपीरियंस करे, ऐसी कामना है, ऐसी आशा है पोएट की, ऐसा वो इस पोएम में कह रहे हैं कि कैसे उनका
कैसे उनका जो बेटा है वो इन सारे सीजन्स को एंजॉय करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, जो वो खुद नहीं एक्सपीरियंस कर पाए। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर हम इस पोएम के राइम स्कीम की बात करें तो ऐसा कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ये एक फ्री वर्स है। फ्री वर्स एक ऐसी पोएम होती है जहाँ पर कोई भी राइम स्कीम नहीं होता है। सो फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।